हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे यूजीसी नेट, केवीएस, एनबीएस, राजस्थान, जेके, एसएसबी, बिहार लाइब्रेरियन या अन्य कोई लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं जो स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। तो सभी के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग पहले थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल के करने के बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मतलब दिया गया है। आप वहां क्लिक करके आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या आप सीधे गूगल प्ले स्टोर से लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप ईएमआरएस, केबीएस या यूजीसी नेट का कोर्सेज ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे इस टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी। आज का जो टॉपिक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसमें आप देखेंगे कि हम लोग इसके जो फंडामेंटल जो टॉप कंसेप्चुअल बातें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे एमसीक्यू। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो स्थापना है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ। तो 19 जून 2018 का हुआ। ध्यान रखिएगा, ये ना डेट जो है ना सिंक्रोनाइज रूप में है, जैसे 18 और 19। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे डेट में, तो आप यहाँ पे देखेंगे 18 और 19 और जून मतलब 6। ठीक, तो 18-19 ऐसे ध्यान रखिएगा, 18-19 की बात है। तो 18 2018, लेकिन 19 इसको बदल मत दीजिएगा। तो 19 जून 2018 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये 2016 का था। और हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री थे उस समय थे ये मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। लेकिन अब उस मंत्रालय का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो उस समय अगर आप हम लोग अभी के तौर पे देखें तो अभी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एनडीएलआई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसको डेवलप करने का जो मेन काम है और जो मैनेज करता है, होस्ट करता है, ये करता है आईआईटी खड़गपुर। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे, होस्ट एंड मैनेज बाई आईआईटी खड़गपुर। और 19 जून 2018 लंच बाय द यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। एंड लंच फ्रॉम, कहाँ से इन्होंने इनोग्रेट किया था, लंच किया था, ये न्यू दिल्ली से इन्होंने इनोग्रेट किया था। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा ये पढ़ता है कि इसको आईआईटी खड़गपुर इसको मैनेज करता है, इसको देखता है, तो खड़गपुर से ही इसको लंच किया गया था, किया गया होगा, ये सोच के बच्चा खड़गपुर को चूज करेगा, ना कि दिल्ली को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसको दिल्ली से लंच किया गया था। आपको आवाज प्रॉपर जा रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका न्यू वर्जन का, जो एनडीएलआई 3.0 है। ये 22 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च किया गया था, एनडीएलआई 3.0। इस 3.0 में एक नया इंटरफेस लाया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति पर्सनल अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकता था, यानी पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं करने की बात है, पर्सनलाइज लर्निंग कर सकता है। पर्सनलाइज करने का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन में है, कोई स्कूल में पढ़ता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है और रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। जो भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसको पर्सनलाइज रूप में उसको मैनेज कर सकता है। इसको मैं वेबसाइट दिखाऊंगा आपको। और ये भारत का डिजिटल लाइब्रेरी है और ये एनएमईआईसीटी के तहत एक भारत सरकार की एक पहल है। अब ये क्या होता है, एनएमईआईसीटी क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमारा टर्म है एन आई एन एम ई आई सी टी, ठीक है। तो देखिए इसका तो मतलब है कि आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन एन ए मतलब होता है, एन एम का मतलब होता है नेशनल मिशन ऑफ मिशन फॉर एजुकेशन। ई से एजुकेशन है, ऑफ इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसी के पहल के थ्रू ये आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई? कौन इसको लॉन्च किए? फिर इसको कौन मैनेज करता है? तो आईआईटी खड़गपुर। ये कभी पूछा नहीं गया है 3.0, तो ध्यान रखिएगा कि 3.0 भी लॉन्च हो गया 22 अप्रैल 2024 को। इसके हम लोग वेबसाइट को देखते हैं कि कैसे हम लोग पर्सनलाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को और इसका इंटरफ़ेस कैसे दिखता है। क्योंकि हमें एक सर्चिंग उसमें कैपेबिलिटी दिखता है, वो सर्चिंग जो होता है वो हम लोग 15 लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं वेबसाइट को, ताकि आपको थोड़ा-सा प्रॉपर आइडिया लगे। ठीक है? हम लोग इसके वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक? एनडीएलआई के वेबसाइट पे, ये है हम लोग का एनडीएलआई का वेबसाइट, ठीक? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का वेबसाइट। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए इसका थीम क्या है, मोटो क्या है, तो वन लाइब्रेरी करके है, वन लाइब्रेरी ऑल इंडिया। देखिए, ये हम पर्सनलाइज की बात कर रहे थे कि पर्सनलाइज लर्निंग कर सकते हैं। तो पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं? चूज योर प्रीफरेंस, हम लोग को अपना प्रीफरेंस चूज कर सकते हैं कि हम स्कूल एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन में है, करियर डेवलपमेंट कोर्स चाहते हैं, रिसर्चर हैं, न्यूज़पेपर आर्काइव देखना चाहते हैं, कल्चरल देखना चाहते हैं, जुडिशियरी देखना चाहते हैं, या पेटेंट या स्टैंडर्ड चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो हम लोग पहले तो यहाँ पे पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग बिलिस और एमलिस के स्टूडेंट हैं, तो या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग आएँगे हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में हो गया, तो हायर एजुकेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले तो हम लोग ये पर्सनलाइज़ कर लिए। पर्सनलाइज़ किस फील्ड में किए? एजुकेशन के कैटेगरी के हिसाब से। अब हम लोग पर्सनलाइज़ यहाँ पे लैंग्वेज में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल 15 लैंग्वेज है। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी टोटल ये 15 लैंग्वेज में हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया करके इनका मोटो है, इनका थीम है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि थीम क्या है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का, तो थीम है वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग 15 लैंग्वेज में सर्चिंग कर सकते हैं। एक हम लोग का यूनिफाइड सर्चिंग बार मिलता है, यहाँ पे हम लोग इसको कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट में जाएँगे तो बहुत सारे चीज़ों को कैटेगराइज़ किया गया है, सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ों को बाँटा गया है, यहाँ पे व्यू मोर करके और भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस भी अवेलेबल है। अगर एजुकेशनल लेवल में देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन, जो कंटेंट प्रोवाइडर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एनपीटीईएल है, स्वयंप्रभा है, स्वयं है, ई-कुंभ है, इन्फॉर्मेट है, आपका स्वयं है, भारत स्किल है, ई ज्ञान कोर्स है। रिसोर्सेज टाइप में आपको बुक, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, लेक्चर नोट्स, सिमुलेशन और प्रेजेंटेशन। तो कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो यहाँ व्यू मोर करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कितने तरह का मिलते हैं चीज़ें। देखिए, वीडियो लेक्चर मिलते हैं, लेक्चर नोट्स मिलते हैं, बुक मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, प्रेजेंटेशन, सिमुलेशन और ऑडियो लेक्चर भी आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें ये जानने की ज़रूरत है, जैसे हायर एजुकेशन हमने चूज़ किया, कि पहले तो यूनिफाइड हमारा सर्चिंग बार है, दूसरा बात वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया हमारा थीम रहता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। इसमें हमारा सब्जेक्ट बेसिस है, कंटेंट प्रोवाइडर है, एजुकेशन लेवल है, ये सब है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही मैं बोल रहा था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन है, ऑफ नहीं है, ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NMEICT। इसका फुल फॉर्म पे ध्यान रखिएगा, थ्रू मैंने ले लिखा था, ऑफ लिख दिया था। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मिशन था भारत सरकार का, उसी के तहत नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया गया। ये बेसिकली ये इसलिए ये क्या करता है कि हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के स्टूडेंटों के लिए, रिसर्चर के लिए, टीचरों के लिए, और वो घर बैठे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोर्सेज भी कराया जाता है। तो ये था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का वेबसाइट। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मेन जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग उस पे। ठीक है? ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके मतलब कि वही बात लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक तरह का ये वर्चुअल रिपॉजिटरी लर्निंग रिसोर्सेस विथ एडवांस सर्च टूल। एडवांस सर्च टूल वही मैंने बताया था आपको कि कैसे आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सर्चित कर सकते हैं। सिंगल बार वहाँ पे सर्च बार दिया होता है, उसके थ्रू। और एक तरह का ये इंडिया का नेशनल वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। एक वर्चुअल डिपॉजिटरी सेंटर है। वर्चुअल डिपॉजिटरी सेंटर वो होता है जहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड होता है, उसके थ्रू रिसोर्सेज रहता है और वो
लर्नर के लिए रहता है, रीडर के लिए रहता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि वर्चुअली है, वर्चुअल मतलब कोई फिजिकली नहीं है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है, क्योंकि रिसोर्सेज कहीं पे स्टोर है और आप वर्चुअली उस पे एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी, कभी भी। तो ये है, उद्देश्य वही है, शिक्षार्थी, शिक्षक और शोधकर्ताओं के लिए डिजिटल रिसोर्सेस, डिजिटल संसाधन को प्रोवाइड करना, ताकि आसानी से डिजिटल रिसोर्सेस हम प्रोवाइड करें, तो आसानी से लर्नर जो रीडर है हमारे, जो पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ों को एक्सेस कर सके, पढ़ सके। जो लैंग्वेज है 15 लैंग्वेज में मतलब मल्टी लैंग्वेज लर्निंग हब है, आपको पता ही है 15 सर्च लैंग्वेज है, मैंने आपको दिखाया भी था अभी कि 15 सर्च लैंग्वेज है। उसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे इंडियन लैंग्वेज है, टोटल हम लोग का जो संविधान में 22 लैंग्वेज की बात करता है कि 22 लैंग्वेज को अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे 15 लैंग्वेज है। 15 लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कौन सा लैंग्वेज है, हो सकता है ये पूछा जाए कि कौन सा लैंग्वेज नहीं है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, नेपाली है, नेपाली ऐसा लगता है कि ये भारत की बाहर की लैंग्वेज है, नेपाल एक कंट्री है, उसका लैंग्वेज है, इसलिए ये हो सकता है ये नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा सिक्किम स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग नेपाली बोलते हैं। तो नेपाली भी इसका पार्ट है। इसके अलावा उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, देखिएगा हो सकता है आपके मन में आए कि संस्कृत बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, तो ये भाषा में नहीं हो सकता है, सर्चिंग बार में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नेपाल संस्कृत में भी कोई भी चीज़ हम लोग सर्च कर सकते हैं। सिंधी, सिंधी ज़्यादातर जो भारत के सिंध प्रांत है, ज़्यादातर ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया, तो इसलिए हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा सिंधी से कोई नाता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंध भाषा इसमें सर्चिंग बार में है। उर्दू है, और इसके अलावा जो भारतीय मेन भाषा है, जैसे बंगाली, आपका इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और पंजाबी। तो ये भाषा तो है ही, इसके साथ-साथ नेपाली और संस्कृत और सिंधी, ये 3 भाषा पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके सर्विसेज़ की। थीम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। थीम जो हम लोगों ने पढ़ रहा था, वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का थीम है, ठीक है? थीम जो था वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का था, वन लाइब्रेरी ऑल फॉर इंडिया, ठीक है? अब आते हैं हम लोग सर्विसेज़ पे, ये कौन-कौन से सर्विसेज़ देता है? देखिए, इसका एक एनडीएलआई क्लब है, इस क्लब के थ्रू एक समुदाय को मतलब कि प्रमोट किया जाता है कि कैसे हम लर्निंग को बढ़ावा दें कंट्री में। एक इनका आता है इसको बोल सकते हैं चावी, जो कि कैंसर ऑन्कोलॉजी का जो इमेजिंग है, उसका एक बैंक है, बायोलॉजिकल बैंक है। एक इनका आता है दीपक, जो फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं उनको कैसे उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, उनके पढ़ने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए डिजिटली। तो इसी तरह इनका कुछ सर्विसेज़ है, वो सर्विसेज़ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एनडीएलआई क्लब के बारे में मैंने लिखा भी है कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग आजीवन शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो सामुदायिक भागीदारी को यानी कि प्रमोट डिजिटल रिसोर्सेज, यूज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि समुदाय, इनका एक क्लब है एनडीएलआई क्लब, जिसमें कि लोगों को, समुदाय को, ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया जाता है, और उसमें सामुदायिक भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों तक कैसे ज्ञान को पहुंचाया जाए और रिसोर्सेज को कैसे पहुंचाया जाए, इसकी काम होती है। इसमें एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका समर्थन करता है, जिसमें समावेशी शिक्षा, नवाचार, व्यावसायिक विकास का बात करता है, यानी कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, इनोवेटिव एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करता है। ये एनएमईआईसीटी के तहत शिक्षा प्रदान करता है, और एक मतलब कि डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिटल, इसका सेकंड जो सर्विस है, डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर यानी डीपीसी। डीपीसी यानी डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस है हमारे देश में, जो ऑफलाइन है, जो खराब हो सकती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उनको कैसे हम लोग प्रिजर्व करें, कैसे डिजिटली उनको प्रिजर्व करके उनको डिजिटली हम लोग सुरक्षित रखें, ताकि भावी पीढ़ी तक वो रिसोर्सेस को, वो कंटेंट को पहुंचा सके। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर के तहत हम लोग का जो एक सेंटर बनाया गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के तहत, हालांकि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आईआईटी खड़गपुर के कैंपस से मैनेज होता है, उसी वहीं उसको होस्ट करता है, लेकिन ये डिजिटल प्रिजर्वेशन सेंटर जो है, ये कहाँ पे है? 2019 में इसकी स्थापना हुई और साल्ट लेक में अवस्थित है, स्टेब्लाइज इन 2019 इन साल्ट लेक। साल्ट लेक एक जगह है कोलकाता में, ये वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता में अवस्थित है, कोलकाता के साथ सटा हुआ सिटी है साल्ट लेक, ठीक है? वहाँ पे है ये डिजिटल प्रिजर्वेटिव सेंटर। दूसरा है कि अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इनका क्या था, डिजिटाइज्ड प्रेसिडेंसी एलुमनी एसोसिएशन आर्काइव, जो वहाँ का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है,
वेस्ट बंगाल का उनका जो एलुमनी है, मतलब कि जो वहाँ के जो ज्ञानवान लोग निकले हैं, उनका आर्काइव था, उनको डिजिटाइज़ करना। उनका वहाँ पे जो भी उस जगह का जो भी प्रेसिडेंसी का जो भी डेवलपमेंट हुआ था, उसको डिजिटाइज़ करना। मतलब उन्होंने जो भी बुक लिखा था या कुछ कंटेंट लिखा था, उस सबको। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंसी कॉलेज के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट थे 1958 से लेके 1858 से 1925 के बीच में, उनको भी डिजिटाइज़ किया गया था, कि इतने लोग, मतलब उनके जो कॉलेज रजिस्टर था, उसको भी डिजिटाइज़ किया गया था इसके अंदर। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में ओटन की कविताएँ, ओटन जो पोएम ओटन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो भी इन्होंने डिजिटल प्रिजर्वेशन के तहत डिजिटाइज़ किया था। उसके बाद आता है बंकिम चट्टोपाध्याय का अटेंडेंस रिकॉर्ड जो था 1858 से 89 तक, वो भी आपका डिजिटाइज़ किया गया था। जैसे देखिएगा अटेंडेंस रिकॉर्ड था इनका इस कॉलेज में। उसके बाद नवनीता देवसेन द्वारा संपादित ऑटम एनुअल जर्नल, एनुअल जर्नल एडिटेड बाय आपका नवनीता देवसेन, उसको भी यहाँ पे डिजिटाइज़ किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन अगर टफ बनाना होगा तो पूछ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में ओटम की जो कविताएँ हैं, वो किस कहाँ पे उसको डिजिटाइज़ करके रखा गया है, कहाँ पे है ये? साल्ट लेक में डिजिटल प्रिजर्वेटिव सेंटर, हमारे कंट्री का ये डिजिटल प्रिजर्वेटिव सेंटर है, वहाँ पे रखा गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बाद में हम लोग डाउट कवर कर लेंगे, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इनका सर्विस है दीपक नाम से। दीपक से है, डी से डिसेबिलिटी, ई से है एजुकेशन, ई से है एंगेजमेंट, और पीएके से है पोर्टल। तो ठीक है, तो दीपक नाम का इनका एक पोर्टल है, वो फिर डिसेबल्ड को एजुकेट करने का, एंगेज करने का एक पोर्टल है। यानी दिव्यांगता शिक्षा के लिए एक खास एनडीएलआई नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जो पूरी तरह से एनडीएलआई पे एकीकृत है, जिसमें समावेशी और सुलभ शिक्षा को बढ़ावा देता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, डिस्टिंक्टिव एनडीएलआई नॉलेज प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू द डिसेबल्ड एजुकेशन, फुली इंटीग्रेटेड इनटू द एनडीएलआई सिस्टम, आप प्रमोट एक्सक्लूसिव एक्सेसिबल लर्निंग। देखिए क्या है कि ये इतनी सब बातें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो दीपक है, ये एनडीएलआई का सर्विस है, और इसके तहत जो दिव्यांगजन है, जो डिसेबिलिटी पर्सन है, उनको एजुकेशन एंड एंगेजमेंट, एक तरह का एजुकेशन एंड एंगेजमेंट पोर्टल है, किनके लिए? डिसेबिलिटी के लिए। तो ये जो आपको बस ध्यान रखना है कि दीपक पोर्टल किसका है, तो ये एनडीएलआई का है, और ये दिव्यांगजन के लिए है। तो बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका नाम है चावी। ठीक है, CHAVI। ये इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी इमेज बैंक है। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कैंसर। जो ऑन्कोलॉजी जो होता है, अध्ययन होता है, वो कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजी के अंदर ये इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी इमेज बैंक है, जो देश में जितने भी कैंसर पेशेंट है, जितने भी कैंसर हो रहे हैं, उनका एक इमेजिंग किया जाता है, और उसको प्रॉपर डिजिटाइज करके उसका रखा जाता है, ताकि उस पर प्रॉपर स्टडी हो सके। उस पे जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही है, इमेजेस नए-नए तरह के, उनको एक बैंक बनाया जा सके, जिससे हम कैंसर के उत्पत्ति को पहले ही पता कर लें कि ये कैंसर कैसे डेवलप होता है, इनिशियल स्टेट में क्या होता है, बाद में क्या होता है, और जेनेटिक कैसे प्रभाव पड़ता है। इसी के अध्ययन के लिए चावी एक इंडियन फर्स्ट ऑन्कोलॉजी इमेज बैंक बनाया गया है। ये मैंने भी हिंदी में भी लिखा है कि चावी इज द कॉम्प्रिहेंसिव आर्काइव ऑफ इमेजिंग ऑन ऑन्कोलॉजी। उसके बाद कैंसर रिसर्च के लिए भारत का अग्रणी इमेजिंग बायो बैंक है एक तरह का। ये क्या है, एक तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको चावी क्या है, तो ये बायो बैंक है। किसके लिए? कैंसर रिसर्च के लिए इमेजिंग बायो बैंक है। मतलब कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनका मतलब उनके बीमारी के जहाँ जिस पोर्शन पे कैंसर है, उनका हाई क्वालिटी इमेजिंग लिया जाता है, उसका एक बैंक बनाया जाता है। ये निदान, उपचार, योजना और थेरेपी के बाद मॉनिटरिंग की मदद करता है। मतलब कि हम लोग, जैसे कि एक पर्सन का अभी हमने इमेज लिया, उनको कैंसर है, फिर अगर 1 महीने के बाद थेरेपी देने के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर इमेज प्रॉपर हम देख पाएँगे, हाई क्वालिटी में चीज़ों का एनालिसिस कर पाएँगे, तो हमको पता चल जाएगा कि बीमारी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो सपोर्ट डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड पोस्ट थेरेपी मॉनिटरिंग। तो ये सब ये चावी एक ऑन्कोलॉजी इमेज बैंक है, उसके तहत ये संभव हो पा रहा है। तो ये बस समझने की बात है। बस आपको अगर ये सब बातें ध्यान नहीं रहता है, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑन्कोलॉजी इमेजिंग बैंक है, जो हम लोगों के क्या करता है, बायो बैंक है कैंसर रिसर्च के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस।
ये बेसिकली एक तरह का होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और ये किसके लिए करता है? इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने के लिए होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये इसका एक और सर्विस है। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं आप? सर लैंग्वेज दिखाना, कहाँ पे लैंग्वेज दिखाने का आप बोले हैं? एनडीएलआई के वेबसाइट पे? बाद में हम लोग देख लेंगे, आप यस कर दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे, ये थोड़ा-सा पढ़ने के बाद, ठीक है? लास्ट में हम लोग डाउट में देख लेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी होस्टिंग सर्विस जो है, ये एक तरह का होस्टिंग सर्विस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट है libraryacademy.in, आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेबसाइट है libraryacademy.in, मैंने खुद बनाया है उस वेबसाइट को बड़ी मेहनत से। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, एक तरह का होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो जैसे मेरा वेबसाइट है libraryacademy.in, तो इसको वेबसाइट को होस्ट करने के लिए इसमें 2 चीज़ें होती है वेबसाइट बनाने के लिए। एक होती है डोमेन नेम, जैसे www.libraryacademy.in, दूसरा होती है होस्टिंग, वो वेबसाइट कहाँ पे हम पार्क कर रहे हैं। जैसे आप एक गाड़ी खरीदे हैं, तो गाड़ी तो खरीद लिए लेकिन उसको पार्किंग कहाँ करेंगे? तो उसी तरह वेबसाइट का तो डोमेन खरीद लिए लेकिन उसको पार्क कहाँ करेंगे कि उसमें जितना भी आप कंटेंट डालें, वो कहीं न कहीं डेटाबेस में सेव रहे और वो आप पब्लिश कर पाएँ और पब्लिश करने के बाद एक यूज़र आपका वेबसाइट पे विज़िट कर पाए, उसको देख पाए। तो वहीं पार्किंग जो प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं होस्टिंग सर्विस। तो जो ये होस्टिंग सर्विस है, यही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करता है। देखिए इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी, अब रिपॉजिटरी का मतलब क्या हुआ? कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या पटना यूनिवर्सिटी है। ये चाहते हैं कि हम अपना खुद का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा अ, रिसोर्सेस मतलब उनका अपना रिसोर्सेस है, उसको पब्लिश करना चाहते हैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे, जिससे उनके स्टूडेंट या कोई भी ऑन स्टूडेंट लॉगिन करके उसको देख पाएँ या विदाउट लॉगिन करके देख पाएँ। उनकी अपनी चॉइस है कि लॉगिन करके देखना दिखाना चाहते हैं कि ऐसे ही। तो वो अपना एक पोर्टल बनाएँगे, उस पोर्टल पे जो भी कंटेंट डालेंगे, वो कहीं न कहीं पार्क करेंगे यानी होस्ट करेंगे यानी सेव करेंगे। तो वहीं होस्टिंग सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनडीएलआई किसके तहत? इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी के तहत इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है संसाधनों को डिजिटल सामग्री बनाने के प्रतिबंधित करने और साझा करने में मदद करता है। यानी कि ये कैसे करता है? इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिपॉजिटरी क्या करता है? हेल्प करता है इंस्टीट्यूशन क्रिएट, मैनेज और शेयर डिजिटल एसेट्स, यानी डिजिटल एसेट कहें या डिजिटल हम लोग रिसोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है? डिजिटल रिसोर्सेस को आपको ये मतलब कि डिजिटल रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं। ये सब होस्टिंग सर्विस के द्वारा ही संभव हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान सृजन और सहयोग को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? नॉलेज का क्रिएशन होगा, नॉलेज का कोलैबोरेशन होगा और रिसोर्सेज का शेयरिंग होगा, जिससे ज्ञान बढ़ेगा हमारे कंट्री में। नेक्स्ट है इसका उदाहरण है इग्नू को एनडीएलआई आईडीआर होस्टिंग सेवा के तहत समर्थन प्राप्त है। यानी कि इग्नू जो है इग्नू सपोर्ट अंडर एनडीएलआई आईडीआर होस्टिंग सर्विस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी सेंटर है इग्नू उसको सपोर्ट करता है। देखिए इग्नू बहुत बड़ा संस्था है, टेक्नोलॉजिकल रूप में देखिएगा तो ई ज्ञान जो ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश ये इग्नू का ही है और ई ज्ञान कोश पे देश का सभी सब्जेक्ट का मटेरियल मिलता है और ये रिसोर्सेज जो मिलता है ई ज्ञान कोश पे बहुत हाई क्वालिटी का पीडीएफ मिलता है और इनको इस चीज में अनुभव है, तो ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपॉजिटरी को डेवलप करने में, जो कि एनडीएलआई का ये एनडीएलआई का जो सर्विस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज करने से पहले डाउट ले लेते हैं कि थ्योरेटिकल में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप वेबसाइट पे देखना चाहते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको लैंग्वेज को। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग एनडीएलआई की वेबसाइट पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ना, जैसे ये वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, पहले तो इसका थीम है, एनडीएलआई का थीम है, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का थीम है। इसको स्पॉन्सर्ड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हम लोग वेबसाइट पे चले गए थे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पे हम लोग चले गए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का वेबसाइट। यहाँ पे देखिएगा हम लोग अभी इंग्लिश में सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों को
कोई दूसरे लैंग्वेज में सर्च करना होगा तो टोटल 15 लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे लिखा है बंगाली, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब दिख रहा होगा प्रॉपर यहाँ पे, ये सर्चिंग बार हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए आसमीज, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, संस्कृत, इंग्लिश, मराठी, तमिल, गुजराती, नेपाली, तेलुगु, हिंदी, उड़िया और उर्दू। तो ये हमारा टोटल 15 लैंग्वेज है अभी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पास कितने लैंग्वेज में हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं? 15 लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में अगर लैंग्वेज बढ़ते हैं तो आपको इनके वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, आप देख भी सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों को इंग्लिश में सर्च करना है तो इजीली हम लोग सर्च कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमको हिंदी में सर्च करना है तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब हिंदी में कोई मटेरियल, जैसे लाइब्रेरी साइंस हम लोग सर्च करते हैं, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। देखिएगा यहाँ आ गया लाइब्रेरी साइंस, ऐसा लिखा गया है लाइब्रेरी साइंस। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लाइब्रेरी साइंस लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस जो मटेरियल हिंदी में होगा वो हमें मिल जाएगा, जैसे ओवरव्यू ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे ये हिंदी में है और ये हिंदी में डॉक्यूमेंट है। पूरा यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन टॉपिक है, किस किस टॉपिक पे मतलब लेक्चर है, पीडीएफ है ये या वीडियो कंटेंट है, जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा इंटरनेट का हो सकता है स्पीड स्लो हो, इसलिए खुल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा भी चीजें खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं हम लोग। ये खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया होगा। फिर से हम लोग सर्च कर लेते हैं एक बार, आपको दिखाने के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग पहले तो हम लोग अपना हायर एजुकेशन चूज कर लिए, फिर यहाँ पे हिंदी हमने सर्च कर लिया। उसके बाद हम लोग सर्च करना है लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ठीक, लाइब्रेरी साइंस हमने सर्च किया, ये हमारा कंटेंट आ गया हिंदी में। जो भी हिंदी में आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल थ्रू ओमिएटी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन नेपाली में है ये, लॉ एनर्जी कंजर्वेशन है, ओवरव्यू ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये देखिए नेपाली में भी है, हिंदी में भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ। तो जो भी टॉपिक है हमारा यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विथ एरे, क्रिएट सुपर लाइब्रेरी, जैसे यही हिंदी में है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं लोग, खुल जाता है तो देख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, अभी नहीं खुल रहा है तो। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं खुल गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खुल गया। कोहा इंस्टॉलेशन, हाउ टू क्रिएट लाइब्रेरी, ये सब हिंदी में वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो वो हम लोग कोहा का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, कैसे बजट वजट सब देखेंगे, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे हिंदी में आप कोहा सीख सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड होती है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो भी हमने पढ़ा उस पर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज का हमारा ये है, इस टॉपिक पे एमसीक्यूज है। अभी कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज इस टॉपिक पे, व्हिच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यानी भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए आप लोग, ए बी सी डी जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूँ आप लोग का कमेंट। पहला ऑप्शन है, यह टेक्नोलॉजी विभाग का एक प्रोजेक्ट है, यानी इट इज द प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा, इट इज अ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्स विद सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी, यानी कि यह एक वर्चुअल लर्निंग रिसोर्स डेटाबेस है जिसमें एक ही विंडो में सर्च करने की सुविधा उपलब्ध है। इट इज अ फ्रेंडली टू डिफरेंटली एबल्ड लर्नर, यह दिव्यांग छात्रों के लिए उपयोगी है। और फोर्थ ऑप्शन है, इट इज अ being डेवलप्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यानी कि इसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताइए। देखिए इसमें ना ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। तो यानी कि 2, 3 और 4 सही है। इसमें हमसे पूछा था कौन सा कथन नहीं है सही, ये पूछा गया था। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे
ये कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एनडीएलआई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट इनकरेक्ट है। और 2, 3, 4 ये तीनों सही है। पहला तो ये वर्चुअल रिपोजिटरी है लर्निंग के लिए, बिल्कुल सही बात है। सिंगल विंडो आपका सर्चिंग फैसिलिटी कराता है, तो मैंने आपको दिखाया भी था सर्च करके, सिंगल विंडो था, उससे सर्च हो रहा था। इट इज़ द फ्रेंडली टू, मतलब कि जो दिव्यांगजन है उनको, बिल्कुल दिव्यांगजन अगर घर पे बैठे हैं उनको डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू उनको पढ़ने का मौका मिल जा रहा है, तो ये बिल्कुल सहायता करता है। और इसको आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन सही है। बिल्कुल अनिल जी आपका आंसर सही है, 1 वाला सही है। चलिए नेक्स्ट है एमसीक्यूज ऑन एनडीएलआई पे सेकंड क्वेश्चन। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड एट, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ विकसित की गई है। ये क्वेश्चन है केबीएस 2023 की, 2018 23 की। हाँ, कि आपको पूछा गया था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड एट, कहाँ पे डेवलप किया गया। तो ऑप्शन आप जानते हैं, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच सिटी द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वाज डेडिकेटेड टू द नेशन इन जून 2018, यानी 19 जून 2018 को इसको नेशन के लिए समर्पित किया गया। कि कौन से शहर में प्रकाश जावड़ेकर ने ये किया था, यानी किस शहर से इसको इनोग्रेट किया था। तो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाया था कि खड़गपुर देख के आपको लगेगा कि खड़गपुर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। हालांकि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था, ये यूजीसी का शायद ये यूपीपीसीएस सिविल सर्विस का पेपर है। 2018 में ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो ये किया गया था न्यू दिल्ली से, यानी दिल्ली से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, यानी भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। ये राजस्थान लाइब्रेरियन में पूछा गया, 2018 का क्वेश्चन है। आप बताइए, इसका आंसर बताइए, ये किस मंत्रालय के अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, किस मंत्रालय के अंतर आता है, अंतर्गत आता है। बिल्कुल 4, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द लाइब्रेरी इन अ डिजिटल फॉर्म, यानी कि लाइब्रेरी को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है। ये एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी कहलाता है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द एनडीएलआई मल्टीलिंगुअल लर्निंग हब प्रोवाइड सर्च एक्सेस इन हाउ मेनी लैंग्वेज, यानी कि जो एनडीएलआई मल्टीलिंगुअल लर्निंग हब है वो कितनी भाषा में सुविधा प्रोवाइड करता है सर्चिंग के लिए और लर्निंग के लिए। तो आपको बताएंगे, अभी मैं दिखाया था वेबसाइट पर, 15 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और 15 लैंग्वेज में। और ये सुगम पुस्तकालय मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ये टॉपिक। तो ये था आज का एनडीएलआई और उस पे बेस्ड एमसीक्यूज। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में जाइएगा अपना नोट्स बनाइएगा तो हमेशा कीवर्ड में नोट्स बनाइएगा, छोटा छोटा पॉइंट में। दूसरा बात, जब भी जाइएगा ना तो एनडीएलआई से क्या कीजिएगा, अभी इसके मतलब कि जो एनडीएलआई का डायरेक्टर कौन है वो आप देख लीजिएगा कि ये किनके अंदर में है अभी। क्योंकि अभी आप पढ़िएगा फिर एग्जाम में जाइएगा भूल जाइएगा, क्या भूल भी जाइएगा। दूसरा चीज़ ये भी दिक्कत रहेगा कि आपका एग्जाम कब होगा, उस समय कोई चीज़ चेंजेज हो जाए। तो इसलिए इनका एक डायरेक्टर पढ़ के चले जाइएगा। तो ये था आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कोर्सेज ऐप पे डाउनलोड कर लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आपका यूजीसी नेट और केबीएस, ईएमआरएस या बिहार लाइब्रेरी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं वो बताइए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे।